लेक्चर नंबर 14। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट, और किसकी बात करी थी हम लोगों ने बात की थी मीसोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे थे, है ना। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देख रहे थे इस वाले क्वेश्चन में। CH2 - NO2 लगाया था और एक जगह NO2 नहीं लगाया था। तो इस एग्जाम्पल को जरा फिर से ले लेते हैं। मीसोमेरिक इफेक्ट, और अभी क्या इस एग्जाम्पल में दोनों इफेक्ट यूज आ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों की ही बात हो रही है। यहां पे हमने ले लिया CH2- है, एक हमने लिया है CH2- के ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा दिया। अगला हमने केस ले लिया CH2- की मेटा पोजीशन पे NO2 लगा दिया, और एक केस ले लिया हमने CH2- के किस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे NO2। और आपसे पूछ रहे हैं कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्या पूछा गया, कार्बन आयन स्टेबिलिटी ऑर्डर। आपको पता है स्टेबिलिटी का मतलब है चार्ज अगर कम हो, चार्ज डिक्रीज होने लगे तो सिस्टम क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा, है ना। यानी न्यूट्रल की तरफ जाने लगे सिस्टम तो स्टेबल बन जाएगा। पहले में कोई ग्रुप नहीं लगाया है, दूसरे वाले में NO2 लगा दिया, तीसरे में भी, और पोजीशन अलग अलग है, ऑर्थो और पैरा। NO2 जो होता है इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसलिए -m इफेक्ट कॉज करेगा, ठीक है। और NO2 जो है यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा। आई इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, और कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट है, -I। यहाँ पे अगर देखो चौथे वाले केस में, तो यहाँ पे भी आपका NO2 का -m तो लगेगा ही लगेगा, -I भी लगेगा। और जो बीच वाला केस है इसमें मीसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन है। कौन सा इफेक्ट लगेगा, I इफेक्ट लगेगा, -I। अगर -I इफेक्ट की बात करो तो -m और -I जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से खींचेगा तो स्टेबल बनाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे इधर से तो स्टेबल बनाएगा। अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा देते जो इस पे इलेक्ट्रॉन भेजता तो माइनस चार्ज और बढ़ने लगता, है ना। माइनस चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर देखेंगे आप। अब देखो अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करो तो सबसे पास यहाँ पे है ना, उसके बाद यहाँ पे है, और उसके बाद सबसे दूर क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करो तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, कह सकते हैं मैक्सिमम होगा। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कह सकते हो मीडियम, कह सकते हो इन दोनों के बीच का, ये कह सकते हो, ठीक। अब मीसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मीसोमेरिक इफेक्ट यहां भी लग रहा है, यहां भी लग रहा है, तो इन दोनों को सेम मान लो। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पुल ज्यादा किया जाएगा, ज्यादा खींचा जाएगा, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा, है ना। तो इसका मतलब अगर हम सेकेंड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर में बोले तो स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, सेकेंड बन जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग बोलते हैं इसको A, B, C और D,
तो हमने बी और सी में डिसाइड कर लिया कि बी और डी में डिसाइड कर लिया कि बी जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे क्या है, मिनिमम। ठीक, अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले में केवल इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है ही नहीं, है ना। तो दूसरा वाला क्या होगा, इससे भी कम होगा और इससे भी कम होगा, इस, है ना, क्योंकि एम इफेक्ट नहीं है। एम इफेक्ट भी सेम ही चीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो मेसोमेरिक है नहीं। तो ये जो है ये क्या होगा, इससे कम होगा, सी वाला। अब सोचते हैं ए के बारे में। ए जो होगा वो क्या होगा, ए में तो कोई ग्रुप ही नहीं लगाया है आपने, तो ए में कोई ऐसा ग्रुप है जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाए, ए में कोई ग्रुप ऐसा लगा नहीं हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला कोई ग्रुप है नहीं, तो ए को क्या होना चाहिए, सबसे लास्ट में आना चाहिए, है ना, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन वहां से खींच ले, तो ए की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी। क्लियर है बात। अब ये एग्जांपल लिख के ऑर्डर लिख लीजिए। तो इस तरीके से कौन सा सबसे पहले आया, ऑर्थो आ गया, फिर उसके बाद पैरा, फिर उसके बाद मेटा, और फिर लास्ट में नॉर्मल वाला। इस कार्बन आयन को बोलते हैं बेंजाइल कार्बन आयन। क्या नाम है इसका, बेंजाइल कार्बन आयन। पहला वाला जो है ना, फर्स्ट वाले को बोलते हैं बेंजाइल कार्बन आयन। क्लियर है बात। नोट हो जाए तो बोल दीजिए। हो गया। कार्बोनियम आयन आ गया, पॉजिटिव चार्ज वाला। साइक्लोप्रोपाइल अटैच है, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप है ये। एम इफेक्ट लगेगा नहीं, एम इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज इस तरीके की कोई सिचुएशन नहीं है। तो कौन सा इफेक्ट लगेगा, कौन सा इफेक्ट लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। एक तरफ एक स्टेबिलिटी की बात करी जा रही है, कौन सा आयन है ये, बताना है आपको, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। एक स्ट्रक्चर को ए मान लीजिए, दूसरे को बी। चलिए सोच के बताइए जरा सा। साइक्लोप्रोपाइल प्लस आई ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है,
EDG इलेक्ट्रॉन भेजेगा अगर तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, हाँ कम करेगा। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज पे तो पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा प्लस माइनस जुड़ करके। तो सी स्ट्रक्चर में 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, बी में 2 तरफ से, इसमें 1 तरफ से, इसमें 2 तरफ से, इसमें 3 तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सी वाले की, फिर बी की, और फिर क्या लगेगी, क्लियर है बात। क्लियर है। नोट कर लिया सबने। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। देखो एग्जाम्पल इतने ज्यादा है, इतनी वैरायटी है कि रेस्ट्रिक्ट करते करते भी मैं 7-8 एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल तो बता ही दूंगी, वो रेस्ट्रिक्शन पे है। नहीं तो बताए जाए तो क्या हो, मीसोमेरिक इफेक्ट ही अपने आप में बढ़िया चीज है। एक बार ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा दिया, एक बार यहाँ पे OCH3 लगा दिया, सेम पोजीशन पे लगा रहे हैं, एक बार यहाँ पे NH2 लगा दिया, एक बार यहाँ पे OH लगा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए आपको क्या सिखाया था कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करो तो मोटा मोटा क्या याद रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I ग्रुप के, और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है प्लस वाले अगर ग्रुप हैं तो, ठीक। इसका मतलब अगर +I ग्रुप लगाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, अगर +M ग्रुप लगाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, अगर -I -M लगाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, उससे बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। अब देखो यहाँ पे लेते हैं NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, OCH3 पे लोन पेयर होते हैं तो OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, NH2 पे लोन पेयर होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। और OH जो होता है बेंजीन रिंग पे फिनॉल, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो तो -M क्रिएट कर देगा, और ये सब क्या करेंगे +M करेंगे। अभी आपको सिखाया कि अगर +M ग्रुप है तो वो क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा और -M वाला बढ़ाएगा।
तो इसका मतलब NO2 के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ये बात सबको समझ आती है। -m वाला तो बढ़ाएगा, ये सब कम कर रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर पे सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो केस नंबर 1 की आएगी। ठीक है, अब इन सब में कंपेयर करते हैं। तो इनमें आपको मीसोमेरिक इफेक्ट का ऑर्डर बताया है, मैंने बताया है क्या? एम ग्रुप का ऑर्डर किसका ज्यादा है किसका कम है लिखवाया। जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, है ना। तो देख लीजिए कौन सा ज्यादा है, बताइए। ए तो सबसे ज्यादा होने वाला है। +m ग्रुप की स्ट्रेंथ लिखवाइए, OH की, OCH3 की कहीं लिखवाई थी, देखिए। हाँ, इन दोनों में कंपैरिजन लिखवाया, OCH3 और NH2। ये है O, ये है OH, ये है NH2 और ये है OCH3 आपका, है ना। OCH3 की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, फिर NH2 की होती है, फिर OH की होती है। जो स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखा है आपको, OCH3 की सबसे ज्यादा, फिर किसकी है? NH2 की, फिर उसके बाद किसकी है? OH की। तो सबके सब एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पावर OCH3 की है, तो OCH3 एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे नीचे ले जाएगा। यानी सबसे कम किसकी आनी चाहिए? जिसमें OCH3 लगा हुआ, इसकी पावर सबसे ज्यादा है ना, इसका +m इफेक्ट सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा डिक्रीमेंट कौन करेगा? ये। उसके बाद ये डिक्रीमेंट करेगा, उसके बाद ये करेगा, है ना। मान लो पहले एसिडिक स्ट्रेंथ 10 थी, अब ये इसको 8 पे ले जाता है, ये इसको 6 पे ले जाता है, ये इसको 5 पे ले जाता है। तो ओवरऑल में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो OH वाले की हो जाएगी, फिर NH2 की, फिर OCH3। क्योंकि आपको सिखाया है एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चलेगी, +m के इनवर्स चलेगी। जिसका +m इफेक्ट ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम, है ना। तो +m इफेक्ट इसका ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम होगी। तो सबसे कम कौन आएगा? B जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर C आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? D। सबको बात क्लियर है? नहीं हो तो बोलिए। -m ग्रुप जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा उतना ज्यादा। +m ग्रुप जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ले लोगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को उतना डाउन कर देगा। ये 2 लाइन लिखेंगे तो सारे क्वेश्चंस याद रखेंगे, तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे। 2 लाइन को अप्लाई करना आना चाहिए। क्लियर है बात? पक्का? एक दो चीज और सिखानी थी, चलो हो गया। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं, पूछो कुछ उल्टा हो गया क्या? हाँ, माइनस आयन की स्टेबिलिटी, +m इफेक्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। माइनस आयन है तो इलेक्ट्रॉन अगर उसकी तरफ भेजोगे तो स्टेबिलिटी को डाउन ही तो करेगा। हाँ, माइनस वाला खींचेगा, प्लस वाला भेजेगा इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर नहीं हो रही है? टेंशन नहीं करनी है, आराम से समझना है, प्यार से।
एक M वाला ले लो, ये है आपका COOH, यहाँ पे NO2 ले लिया, ये -M है ना, एक OCH3 लगा लो, दोनों को कंपेयर कर लो। बोर्ड पे देखिए ध्यान से, दोनों को कंपेयर करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए मैंने बताया था H हटा दो, एनायन बना लो, यही बोला था ना, CO- बना दिया। अब यहाँ पे देखो, H हटा दो, यहाँ पे देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, चार्ज कम होगा यहाँ पे, तो क्या होगा आपका, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। प्लस वाले को देखो, पहले से माइनस चार्ज है, अब आप क्या कर रहे हो, लोन पेयर दे रहे हो, उसकी तरफ भेज रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन भेजोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस पे बढ़ेगी, तो अगर चार्ज बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी सिस्टम की, तो ये लेस स्टेबल होगा, माइनस वाला आयन ये लेस स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, जो मोर स्टेबल एनायन होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी होगी, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, क्लियर है बात, यानी कि +M लगाते ही एसिडिक स्ट्रेंथ पुअर हो गई, और -M लगाते ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। ओके, +M -M कैसे देखना है, ऐसे समझना। चलिए अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, करेंगे भी, अभी एक कर लेते हैं, H इफेक्ट करा देते हैं, एक इफेक्ट, दो इफेक्ट बचे हैं, एक तो बहुत छोटा है, एक अच्छा सा इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, कोई दिक्कत है, बेकर और नाथन ने ढूंढा था, इसलिए बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, साइंटिस्ट के नेम। पहला नाम है हाइपर कंजुगेशन, दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस, तीसरा नाम है बेकर एंड नाथन इफेक्ट। कॉन्जुगेशन का मतलब आपको सिखाया था, कौन कौन सी सिचुएशन कॉन्जुगेशन थी, अरेंज, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की क्या क्या सिचुएशन थी, कहां कहां रेजोनेंस प्रेजेंट हो सकता था, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, एम्प्टी पी और वाइट, है ना, ये सिखाई थी सिचुएशन। यहाँ पे भी कुछ कॉन्जुगेशन की बात हो रही है, हाइपर लिखा हुआ है, तो देखते हैं क्या चीज है, पहले इसकी कुछ बेसिक कंडीशंस लिखिए कि कहाँ पे होगा, कहाँ पे आप सोचोगे हाइपर कंजुगेशन के बारे में, इसकी पहले कुछ 2-3 बेसिक कंडीशन है, पहले उसको लिखेंगे फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। H इफेक्ट बोलते हैं, पहले लिख लीजिए, फर्स्ट कंडीशन कहाँ गई, बहुत बेकार,
compound should have, must have, not should, compound must have sp2 hybridized carbon at least one sp2 hybridized carbon. sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जरूर होना चाहिए। दूसरी बेसिक कंडीशन है इसकी, अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू sp2, अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू sp2 is sp3। सारी लाइन का मतलब मैं समझा रही हूं एक एक करके। अल्फा कार्बन शुड हैव एट लीस्ट वन हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन शुड हैव एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। sp2 कार्बन का मतलब होता है या तो डबल बॉन्ड हो या तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो। कार्बोकेटाइन भी sp2 होता है ना। तो क्या बात बोली जा रही है देखिए, हाइपर कंजुगेशन कहां पे देखने को मिलेगा, देखो ध्यान से, नोट हो गया ये। जैसे ये कार्बन है, इसमें मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन होगा sp2। इस कार्बन से जो जस्ट एडजेसेंट कार्बन है उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3। पहले तो कंपाउंड में sp2 कार्बन होना चाहिए, फिर sp2 के बगल में जो अल्फा कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है, इस sp3 कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए, ज्यादा होंगे तो और अच्छी बात है, कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब इस तरीके का कुछ सिस्टम देखना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन sp3 वाला, sp3 का मतलब वो सारे किस बॉन्ड से जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल हैं तो कैसा होता है, sp3। उसके ऊपर एक हाइड्रोजन कम से कम होना चाहिए, हाइड्रोजन का ही यूज है हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, इतनी कंडीशन लिख ली। हाँ, इसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, इसी हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ये बना लीजिए जल्दी से। जैसे मान लो अपने पास एक कार्बोकेटाइन है, एक कार्बोकेटाइन है अपने पास CH2+, तो ये क्या हो गया, sp2 हो गया। इसके बगल वाले कार्बन पे चारों बॉन्ड सिंगल है, CH3, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल से ही जुड़ता है, तो ये sp3 हो गया। और इस पे हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो आप बोलोगे 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हाइपर कंजुगेशन कर सकता है। मान लो CH+ है, यहाँ CH3, यहाँ CH3, तो ये sp2, ये sp3, ये भी sp3, इसको भी अल्फा बोलोगे, इसको भी अल्फा बोलोगे। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 3, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 3। पहले हम लोग सिस्टम पहचान रहे हैं कहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा। पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, तो ये भी sp3, ये भी sp3। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए टोटल मॉलिक्यूल में, 3 अल्फा यहाँ पे हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए,
और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे। तो टोटल कितने हो गए? यहाँ पे टोटल कितने हो गए? इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में कितने थे टोटल? क्लियर है बात? बोलो बच्चों, 3 एग्जाम्पल लिखे। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये अल्फा कार्बन है, इस पे कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? इस पे तो सब मिथाइल लगे हुए हैं। इस कार्बन पे देखना, इधर नहीं। ये है पॉजिटिव चार्ज वाला और ये है अल्फा। ये sp2 है, ये क्या है? sp3 वाला। इस पे देखना है, इस पे तो 3 मिथाइल लगे हुए, हाइड्रोजन तो लगे ही नहीं है, तो यानी नो अल्फा हाइड्रोजन। जहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वहां हाइपर कंजुगेशन देखने को नहीं मिलेगा। होता क्या है ये सीख लेते हैं, हाइपर कंजुगेशन। अब प्रोसेस बता देते हैं। हाँ, ये तो बीटा कार्बन हो गया। ये पॉजिटिव को मेन मान रहे हो, फिर ये अल्फा ये बीटा। पॉजिटिव को मेन माना, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा। एडजेसेंट इज अल्फा, उसके और एडजेसेंट जाओगे तो क्या बनेगा? बीटा। फिर और आगे जाओगे तो क्या बनेगा? गामा। फिर और आगे तो डेल्टा। क्लियर है? चलो हाइपर कंजुगेशन देख लेते हैं क्या है चीज। किस चिड़िया का नाम है? देखिए ध्यान से, ये है आपका CH2+, ये है 3 हाइड्रोजन लगे। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन की सिचुएशन ये होती है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन, ये जो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाता है। जहां पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज वो स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है, अपने चार्ज को खत्म करना चाहती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों ये इधर आ जाते हैं, तो जैसे ही इधर आएंगे वैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है ये तो गरीब आदमी बन गया, एक इलेक्ट्रॉन था उसी से इसने बॉन्ड बनाया था, तो ये गरीब आदमी बन जाएगा। मतलब गरीब आदमी का मतलब होता है केमिस्ट्री में क्या? H+ बन जाएगा। इसने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन खो दिए, दे दिया इधर। तो अब क्या होता है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम लोग? ये H+ बन जाता है, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से। अब आप बोलोगे ये H+ बगल में क्यों लिखा है? हाइपर कंजुगेशन एक इस तरीके का फिनोमिनन है जिसमें वो जो H+ निकलता है वो आसपास ही रहता है। जो H+ निकलता है वो अलग नहीं होता है, वो स्ट्रक्चर के आसपास ही रहेगा, है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं रेजोनेंस। और वो भी किस तरीके का रेजोनेंस? नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोला? यहाँ पे कोई बॉन्ड है, H+ अलग हो गया, है ना। इस स्ट्रक्चर का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, है ना, लेकिन H+ तो बॉन्ड से जुड़ा नहीं है, इसलिए इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम लोग? नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर था, अब ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर नंबर 2। क्लियर है बात? अब ऐसा भी हो सकता था कि ये वाला किसी टाइम पे ये हाइड्रोजन जाएगा, ठीक, किसी टाइम पे ऐसा होगा कि ये हाइड्रोजन अटैच रहे, ये वाला हाइड्रोजन दे दे इलेक्ट्रॉन, तो अब दूसरा रेजोनेटिंग कैसे बनेगा? ये वाला अटैच रहेगा, ये वाला किस फॉर्मेट में बन गया? H+, और यहाँ क्या क्रिएट हो गया? डबल बॉन्ड। तो ये थर्ड स्ट्रक्चर बन गया, पहला बेसिक, ये दूसरा, ये तीसरा। ये बेसिक स्ट्रक्चर था, ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1,
ये हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रक्चर नंबर 2। हम टोटल नंबर लिख रहे हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिख रहे हैं। अब फोर्थ में क्या हो सकता है, जो ऊपर वाला हाइड्रोजन पहले लिया था, कौन सा लिया था, नीचे वाला लिया था, फिर ऊपर वाला, अब की बार लेफ्ट वाला ले सकते हैं। ये वाले को H+ के फॉर्मेट में निकाल दो, इसको बना दो, ऐसा हो सकता है। तो एक स्ट्रक्चर के यहाँ पे हमने कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए, 1 2 3। तो अगर टोटल बोले कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए, तो कितने हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन +1। अल्फा हाइड्रोजन कितने थे इसमें, इस स्ट्रक्चर में 3 थे, तो टोटल 4 आए हैं स्ट्रक्चर अपने। क्लियर है बात, बोलो बच्चों, पक्का, नोट कर लीजिए। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, पता चला, H+ अलग नहीं होगा, बार बार जुड़ जाता है, कभी ये कभी ये, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड के, वो उतना ज्यादा स्टेबल। ऊपर पॉइंट लिख लीजिए, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 4। टोटल कितने बन रहे हैं, 4। तो 4 अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, किसी केस में 6 बनेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है बात, ये हमने किसमें देखा, हाइपर कंजुगेशन, हमने हेडिंग तो डलवाई थी, कहाँ पे देखा, कार्बो, और भी जगह देख सकते हैं ना, ये कहाँ पे देखा हमने, कार्बोकेटाइन। बेसिक स्ट्रक्चर तो कार्बोकेटाइन था ना। अब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, और उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी। नोट कर लिया ये पॉइंट। जैसे मान लो अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बोलो, ये मेन ग्रुप हो गया sp2, ये अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 6 + 1 कितने बन जाएंगे, 7। जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है ना, एल्कीन जो होता है, वहां पे भी हाइपर कंजुगेशन होता है। अभी इसको भी करवा के दिखा देते हैं। डबल बॉन्ड जहां पे होता है वहां पे भी हाइपर कंजुगेशन होता है। यहाँ पे जो ये ग्रुप है ना, ये sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, इसके बगल वाले जो कार्बन होंगे उनको अल्फा लेते हैं। तो इस sp2 के बगल में ये अल्फा, इस sp2 के बगल में ये अल्फा, इस sp2 के बगल में ये अल्फा, ये अल्फा। तो अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए बोलो जरा सा, 12 हो गए, है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन जाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से, क्लियर है बात, बोलिए बच्चों। इसमें बताइए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसको ए बोल दो,
ये sp2, ये sp2, तो ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये तो हाइड्रोजन है ना, तो 9 हो गए अल्फा हाइड्रोजन। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए? 10। ये सब लोग कर पा रहे हैं? तो स्टेबिलिटी अगर इन तीनों स्ट्रक्चर में पूछी जाए तो किसकी सबसे ज्यादा होगी? ए बी सी नाम दिया है, क्या नाम दिया इसको हमने? ए बी सी, ए बी, तो स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है? बी की हो जाएगी। किससे एक्सप्लेन किया हमने इसको? रेजोनेटिंग हाइपर कंजुगेशन से, है ना। किस फिनोमिनन से एक्सप्लेन किया है? बी सी ए आ गया। खुश हैं आप लोग? आ रहा है समझ में? नहीं आएगा तो बोलिएगा। नव्या क्या बात है? ध्यान कहाँ है? चलिए प्यारे बच्चों, sp2 कौन सा कार्बन है? sp2 कौन सा कार्बन है? sp2 कहाँ दिख रहा है स्ट्रक्चर में? बेंजीन रिंग के सारे कार्बन sp2 होते हैं। sp2 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 सारे ही हैं, है ना। तो sp2 के बगल में इस कार्बन को ले लें अल्फा। भाई हमें तो sp2 के बगल में कौन सा कार्बन होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। अल्फा जो हो वो कैसा हो? sp3, और उसके ऊपर हाइड्रोजन हो। 3 कंडीशन लिखवाई है। sp2 के बगल में क्या होना चाहिए? sp3 कार्बन, और उस sp3 कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये सिंगल बॉन्ड वाला है, तो ये sp3 मिल गया अपने को। अब इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 दिख रहे हैं। तो एक स्ट्रक्चर तो ये है, 3 और बन जाएंगे, बना सकते हैं आराम से। एक एक H को एक एक बार H प्लस के फॉर्मेट में निकालेंगे, और ये वाला बॉन्ड क्या बनता जाएगा? तो कितने बन जाएंगे? 4 हो जाएंगे। बनाओ। हाँ लिख सकते हैं। इन्होंने बोला स्टेबिलिटी आपको देखनी है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। जिसमें अल्फा एच ज्यादा होंगे उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए, जरा सा देखा जाए कैसे होगा हाइपर कंजुगेशन। देखते हैं, एक बन जाएगा तो बाकी भी बन जाएंगे। इस CH3 पे 3 H है ना, एक H को हटाना है। एक H क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को इधर दे देगा, है ना। जैसे ही यहां देगा, यहां डबल बॉन्ड, 2 H पड़े हुए हैं और एक H प्लस यहाँ पे पड़ा रहेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड होने से यहाँ तो 1 2 3 4 बॉन्ड है। इस कार्बन को तो प्रॉब्लम नहीं हुई, इस कार्बन पे पहले से 1 2 3 बॉन्ड थे, है ना। और ये क्या हो जाएगा? 4 5 हो जाएगा टोटल में मिला के। तो ये क्या करेगा? इसी फिनोमिनन के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा? समझ आ रही है बात? ये है इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। अगला भी बन जाएगा, सेम बात है, बना लेंगे क्या?
अनुज, बात समझ में आ रही है? फालतू में क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपको लग नहीं रहा आप एक्सेसिव मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि वीडियो ऑन रहता है तो मैं ज्यादा टोकती भी नहीं और ज्यादा पसंद भी नहीं करती, तो थोड़ा ध्यान रखें। बेवजह मुस्कुराने वालों को कुछ और ही कहते हैं। मुझे पता आपका फेस वैसा है नहीं, मतलब कुछ लोगों का तो नेचुरल होता ही, उसमें उनकी क्या गलती है, हंसता हुआ फेस है, अच्छी बात है ना, आपका है नहीं जी। हैं मेन कार्बन किस पे हाइपर कंजुगेशन कराएं? ऊपर वाला क्यों लिया? क्योंकि बेसिक कंडीशन क्या है आपकी, हाइपर कंजुगेशन किस पे होगा? sp3 पे होगा। sp2 के बगल में पहली सिचुएशन लिखाई, एक sp2 कार्बन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन लिखाई sp3 उसके बगल में होना चाहिए जिसको अल्फा बोल रहे हो, और तीसरी सिचुएशन बताई sp3 पे H लगा होना चाहिए। तो ये सब तो sp2 है ना, किसी को भी लोगे तो बगल में sp2 आएगा, इसी कार्बन के इधर sp3 है, उस पे हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइपर कंजुगेशन तो हाइड्रोजन ही कर रहा है ना, मान लो उस पे हाइड्रोजन नहीं है, 3 मिथाइल लगा दे तो नो हाइपर कंजुगेशन। पॉइंट क्लियर है जी? क्या अलग-अलग स्ट्रक्चर नहीं बन सकते? हाँ बनेंगे, क्यों नहीं। हाइपर कंजुगेशन इज अ काइंड ऑफ रेजोनेंस, एक ही मॉलिक्यूल को अलग अलग एस्पेक्ट से देख रहे हैं। एक बार हमने उसको किससे देखा, किस इफेक्ट से देखा? हाइपर कंजुगेशन से। तो अब आप बोलोगे कि किसी मॉलिक्यूल में अगर हाइपर कंजुगेशन भी दिखाई दे रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है, मीसोमेरिक इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है, तो किसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, या किसको हम क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए किसको हम लेंगे, है ना? तो ये सारे इफेक्ट होते हैं मॉलिक्यूल में, और कभी कभी कहीं कहीं होता है कि केवल हाइपर कंजुगेशन होगा, कहीं कहीं होगा केवल इंडक्टिव होगा, कहीं कहीं होगा केवल मीसोमेरिक होगा। पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्या दिखने लगे, तीनों इफेक्ट साथ में दिखने लगे। तो प्रायोरिटी लिस्ट बता देती हूँ किसको आपको प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटी लिख लीजिए। आपका कहने का मतलब था कि हाइपर कंजुगेशन से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर रेजोनेंस से बना रहे हैं, तो फिर तो बहुत सारे हो जाएंगे, ऐसा ये कहना चाह रहे थे ना? एक से ही सोचना है। सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है वो है मीसोमेरिक इफेक्ट। सबसे ज्यादा किसको प्रायोरिटी मिलेगी? मीसोमेरिक इफेक्ट। मतलब किसको मिलेगी? रेजोनेंस को। किसको मिलेगी प्रायोरिटी? उसके बाद है H इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद है I इफेक्ट। नंबर 1 है ये, 2 है ये। किसी मॉलिक्यूल में अगर तीनों लगते हैं तो आपको कैसे सोचना है? डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, तो स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन से सोच लीजिए, आराम से निकलेगा। क्लियर है बात? बोलिए बच्चों, बना लेंगे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, अल्फा हाइड्रोजन देख लेंगे, पक्का? चलिए, अभी आप क्या कर रहे हो? बच्चे
अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हैं? मैं कुछ और पूछना चाह रही थी, कुछ और पूछ दिया मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी आप जो है इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर रहे हो केवल जीओसी में, एक एक इफेक्ट पढ़ रहे हो अलग अलग, है ना? फिर हम लोग कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे जिसमें ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तो किसको देखें, किससे आंसर निकालें, ये भी सोचेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर, दूसरा और तीसरा, इसमें बताने अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, मतलब स्टेबिलिटी देखनी है अपने को, तो अल्फा हाइड्रोजन देखने पड़ेंगे। तो बताइए जरा सा। डबल बॉन्ड के जो दोनों कार्बन हैं उनसे जैसे ही आगे बढ़ोगे वो अल्फा हाइड्रोजन होता है, दोनों तरफ बढ़ेंगे, उस पे हाइड्रोजन दे। दूसरे वाले में 6 आ रहा है, चलिए तीसरे वाले में भी 6, पहले वाले में 3 है, दूसरे वाले में 0 और तीसरे वाले में 0। पहले वाले में 3 कैसे है? पहले वाले में तो 0 हो गए। स्ट्रक्चर बना लो, तुम लोग स्ट्रक्चर को विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, CH2 CH3 के फॉर्मेट में लिख लो पूरे स्ट्रक्चर को। हम बता रहे हैं बहुत, चलिए हम बताते हैं। देखिए क्या सिखाया मैंने आपको, डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन को इस तरीके से गोलू कर लीजिए, अगर आपके समझ नहीं आ रहा है तो गोल बना लीजिए, मार्क कर लीजिए। उसके बगल वाला कार्बन क्या बोला जाएगा? अल्फा। इधर इसके बगल में कौन सा है? ये और ये भी है, इसको कुछ लोग भूल गए होंगे शायद। इस डबल बॉन्ड से जैसे ही आगे बढ़ोगे उसको अल्फा बोलोगे, इधर बढ़े अल्फा, इधर बढ़े अल्फा, इधर बढ़े अल्फा, 3 अल्फा हो गए, देख पा रहे हैं? यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे होगा CH3, मिथाइल है ये। तो 2 अल्फा तो यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 अल्फा यहाँ पे दिखेंगे, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिखेंगे? 3। तो कितने हो गए? तुम लोग को काउंटिंग भी नहीं आती है। 7 अल्फा H सबको दिख पा रहा है? कोई ऐसा तो नहीं है जो समझ नहीं पा रहा है अल्फा हाइड्रोजन? इसमें देखते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला कार्बन बन गया अपना, और कौन सा मिला? ये वाला मिला, यही दो तो है एडजेसेंट, ये वाला नहीं ले लेंगे, ये तो बीटा बन जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। तो ये कार्बन है, इस पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो अगर 3 बॉन्ड है तो केवल एक ही हाइड्रोजन होगा, ये CH होगा, एक ही हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH2 है तो 2 हाइड्रोजन, जितने बॉन्ड है उसके अलावा क्या हो जाता है? हाइड्रोजन होता है। तो ये CH2 है, ये कितना है? CH है, तो यहाँ पे कितने हो गए? 3 हो गए टोटल, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 अल्फा। क्लियर है बात? तीसरे स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये अल्फा और ये अल्फा, तो CH2 CH2 है, तो कितने हो जाएंगे? ठीक, पहला केस क्या? 4 काउंटिंग भी कर गई। 3 + 2 + 2 5 कौन बता रहा है? इशिका ऐसे करोगे? तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर पहले वाले में कितने हो जाएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 8 हो जाएगा, और सेकेंड वाले में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा? सेकेंड इसको बोल रहे हैं 4 हो गया, और थर्ड वाले में 5 हो गया। तो स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा हो गई? फर्स्ट वाले की, है ना? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर लिखना है एल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है तो अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देख लीजिए कितने बन रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन सीधे देखिए और आंसर निकालिए, है ना?
तो देख लेते हैं, फर्स्ट में सबसे ज्यादा, फिर सेकंड नहीं, थर्ड में, फिर सेकंड में। ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, आते जेई में भी आता, नीट में भी आता। एक इसमें अच्छा सा एग्जांपल था, उसमें सेम आ रहे थे तो उसको भी कंपेयर करना था। अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम आ जाए तो क्या करें। तो अभी हम लोगों ने पीछे लिखा था स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन लिखा था, या लिखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। चलो एक पॉइंट और सिखा दें, फिर उसके बाद एक लंबी सी लाइन लिखेंगे जिससे बहुत सारे सवाल होंगे। ये हो गया सबका। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, या इसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, जैसे मान लो कि ये डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर आपने हाइड्रोजन जोड़ा, एक डबल बॉन्ड है, इस पे H2 मॉलिक्यूल जोड़ा आपने, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया। ठीक, एक डबल बॉन्ड, इसको हम बोलेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, इसको बोलेंगे हम 1 मोल बॉन्ड, है ना। 1 मोल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है उसको 1 मोल सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट करने के लिए जितनी एंथैल्पी लगेगी उसको क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। जितनी हीट बाहर निकलेगी जी, या जितनी हीट देनी पड़ेगी उसको क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, एल्कीन पे हाइड्रोजन जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो इसके लिए एक पॉइंट याद रखना है, जहां पे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होती है वहां पे स्टेबिलिटी एल्कीन की कम होती है, यानी अपोजिट चलते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। चार एल्कीन दिए, A B C D, सबकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन दी है, तो हम लोग इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं, जिसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। क्लियर है बात। नोट हो गया सबका। तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन is directly proportional to number of alpha hydrogen, number of resonating structure, number of hyperconjugating structure, या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के इनवर्सली। एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में लिख सकते हैं ये लाइन, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लो, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर।
क्लियर है बात? मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन देखना सीख गए? चलिए, ये नोट हो गया सबका? एक क्वेश्चन करा दे। इसमें क्या रह गया? अब किस टॉपिक का टेस्ट देना है आप लोगों को? अभी कोई टेस्ट देने को मैंने कहा था ना, आपका हुआ नहीं था ना? कौन सा हुआ था? हो गया था? कैसा किया था आपने? अभी नंबर नहीं मिले? अरे ऐसा कैसे? तो गलत बात है ना। चलो सवाल करो, अच्छी बात, सवाल कर लेते हैं। नीट वाले बच्चे दिल पे नहीं लेंगे, यही सवाल नीट में भी आता है, जेईई मेंस के क्वेश्चंस। एक में बेंजीन रिंग के ऊपर OH है, मतलब ये फिनॉल है। दूसरा स्ट्रक्चर OH है और यहाँ पे NO2 लगा हुआ है। तीसरा स्ट्रक्चर OH है और OCH3 लगा हुआ है। चौथा स्ट्रक्चर OH है और मेटा पोजीशन पे NO2 लगा है। और पांचवा स्ट्रक्चर OH है और OCH3 पैरा पोजीशन पे। ABCDE है ना? pKa वैल्यू का ऑर्डर लिखना है। आपको पता ही है, जिसका Ka ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और उसका pKa क्या होगा? छोटा। Ka और pKa अपोजिट चलते हैं, इक्विलिब्रियम में सीखा है ना हमने। Ka जिसका ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और उसका pKa क्या होगा? कम होगा। ये मैंने बता दिया, pKa का ऑर्डर लिखना है। यानी जो सबसे खराब एसिड होगा, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, उसका pKa सबसे ज्यादा होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दीजिए आप। अब देख लीजिए, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और OCH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला है। जहां पे मेटा पोजीशन पे लगे हुए हैं ग्रुप, वहां पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? केवल और केवल इंडक्टिव लगेगा। और जहां पैरा पे लगे हैं वहां क्या लगेगा? हेम इफेक्ट। हेम इफेक्ट भी लगेगा, इंडक्टिव भी लगेगा। तो उसके हिसाब से जरा कंपेयर करिए एसिडिक स्ट्रेंथ को। जैसे सिखाया वैसे ही करने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन लो बच्चे भी आंसर दे सकते हैं। अर्चित, श्रेया, अनुकृति, आप लोग को भी आंसर देना। चलिए 1 मिनट का पॉज देते हैं आपको और आप आंसर बताएं, तब तक अगला क्वेश्चन निकाल लें। आराम से, प्यार से, जैसे दिमाग लगाने को कहा है इसी डायरेक्शन में दिमाग लगाएं, इधर उधर नहीं। नहीं पापा।
पहले एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख लो, फिर उसका रिवर्स कर दो। इतनी टेंशन नहीं करो, पहले एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखो, फिर उसका रिवर्स कर दो, हो जाएगा। अपना अपना कॉपी में ऑर्डर बना के रखो। आ गया? चलो मैं बताऊं, कंपेयर करो। पहले आंसर लिख देती हूँ, पहले आंसर लिख लो। बी डी सी ए पी के ए वैल्यू लिखी है। क्या लिखा है ये? पी के ए। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन किया जाए। ये लिखी हुई है पी के ए वैल्यू, यही बतानी थी क्वेश्चन में, तो के वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। तो के जस्ट अपोजिट हो जाएगी, है ना, यानी के जो होगा वो क्या होगा, ई का सबसे छोटा होगा, फिर ए का, फिर सी का, फिर डी का, फिर बी का, है ना। अपन एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बी की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर डी, फिर सी, फिर ए, फिर ई। ठीक है, तो देखते हैं। चलो पहले स्ट्रक्चर में कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, ए वाले स्ट्रक्चर में कोई ग्रुप अटैच नहीं है। इसमें NO2 अटैच है, ये -M शो करेगा और -I शो करेगा, दो इफेक्ट शो करेगा। OCH3 +M शो करेगा और -I शो करेगा। M तो शो करेगा ही नहीं क्योंकि मेटा पोजीशन है, M हटा दो, मेटा पोजीशन है ना, तो केवल -I ही रहेगा इसमें। और डी स्ट्रक्चर में देखो, डी वाले में -I होगा, ये +I है,
प्लस आई होगा माइनस आई होगा? OCH3 जल्दी बोलो। आई 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 पूछ रहे हैं, ध्यान से सोचो। प्लस आई माइनस आई, इंडक्टिव इफेक्ट कब आता है? कार्बन चेन में कोई ग्रुप अटैच है, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है, तो कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस आई। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है OCH3, कौन सा इफेक्ट है? माइनस। NO2 से भी माइनस आई, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, नाइट्रोजन की ज्यादा, माइनस आई। मेटा पे तो केवल इंडक्टिव ही लगेगा, पैरा पे यहाँ पे कौन सा लगेगा? प्लस M लगेगा, और कौन सा लगेगा? माइनस आई। क्लियर है बात? बोलिए यस और नो। कहाँ? डी ऑप्शन में। सुनो, एस्टर की स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं, जितने स्ट्रक्चर दिए हैं उसमें कॉमन क्या है? बेंजीन रिंग और OH है। तो कभी भी अगर कंपेयर करना है तो कॉमन फैक्टर को भूल जाते हैं। कॉमन फैक्टर सब में OH है, देखो स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग पे OH सब में लगा हुआ है, तो OH का तो कोई कंट्रीब्यूशन सोचना ही नहीं है। OH का सारे स्ट्रक्चर में एक ही कंट्रीब्यूशन है। अब हमें जो OH के अलावा जो ग्रुप लगा है उसके बारे में सोचना है। पहले स्ट्रक्चर में कुछ लगा नहीं है, दूसरे में क्या लगा हुआ है? NO2 लगा है, और NO2 भी किस पोजीशन पे लगा है? पैरा पोजीशन पे। तो माइनस M इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, माइनस आई इसलिए क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो माइनस आई होगा। सी स्ट्रक्चर में देखो OCH3 लगा हुआ है, लेकिन मेटा पोजीशन पे तो M इफेक्ट की तो कोई बात होगी नहीं, केवल इंडक्टिव इफेक्ट होगा। यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा केवल। डी स्ट्रक्चर में देखिए मेटा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है, N है मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पे मीसोमेरिक तो लगेगा नहीं, केवल माइनस आई इफेक्ट लगेगा। और यहाँ पे अगर देखो ई स्ट्रक्चर में तो OCH3 पैरा पोजीशन पे, तो पैरा पे मीसोमेरिक भी लगेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो रिंग को देगा, तो प्लस M इफेक्ट। और ऑक्सीजन है और कार्बन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो माइनस आई भी लगेगा। ये तो हमने पहले क्या किया, सारे इफेक्ट लिख लिए कि किस मॉलिक्यूल में क्या लग रहा है। क्लियर है इतनी बात? हाँ देगा ना, हाँ तो डोनेटिंग इसीलिए तो प्लस M लिखा है। इंडक्टिव में लोन पेयर के बारे में नहीं सोचना है, इंडक्टिव में लोन पेयर के बारे में नहीं सोचना है, इंडक्टिव में रेजोनेंस नहीं होने जा रहा है, इंडक्टिव में दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बारे में सोचना है बस। ये ग्रुप कौन सा अटैच है इससे, ये कार्बन है, इन दोनों के बीच में सोचना है। इंडक्टिव इफेक्ट में पाई का कोई योगदान नहीं होता। आई इफेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड की रिंग वो है, और यहाँ पे X कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है अपनी तरफ तो रिंग इस पे चेन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देता है ना, इस पे खुद पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। और दूसरा इफेक्ट हम बोलते हैं ये सिग्मा बॉन्ड है, अगर यहाँ पे कोई G ग्रुप लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है मान लो, तो इसके ऊपर चेन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर खुद क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, पाई बॉन्ड की बात ही नहीं होती, ठीक है। और M इफेक्ट जहां पे होगा वहां पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा, इसलिए वहां पे हमें वो सारी कंडीशन सोचनी है। कॉन्जुगेशन लोन पेयर के बारे में वहां पे सोचेंगे। ऑरेंज बात क्लियर हुई या नहीं?
OCH3 ग्रुप अटैच है। अगर लोन पेयर के बारे में सोच रहे हो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बात कर रहे हो M इफेक्ट की। अगर ये सोच रहे हो कि OCH3 ग्रुप कार्बन से अटैच है और M इफेक्ट के बारे में नहीं सोचना है तो लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा इफेक्ट है? -I। ये लोन पेयर दे रहा है तो कौन सा इफेक्ट है? +M। इतनी बात क्लियर है? क्लियरिटी है इस चीज की? दोनों इफेक्ट लग रहा है, दोनों इफेक्ट के हिसाब से सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपने मॉलिक्यूल पे। +M ग्रुप जो होगा वो इलेक्ट्रॉन भेजेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। यहाँ ऑक्सीजन H हटाओगे तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भेजोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? अपने आप कम होने लगेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस तरफ भेजा जाएगा। यानी +M से तो स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। और अगर आप बात करो -M से तो स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक, यहां पे अगर देखो तो -I इफेक्ट है, -I इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी -I इफेक्ट है केवल, तो ये भी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि किसका -I इफेक्ट ज्यादा है, NO2 का कि OCH3 का। इन दोनों में कंपेयर करना है, C और D में, तो किसका ज्यादा है वो देखो पहले। I इफेक्ट लिखवाया कहीं? देखो किसका ज्यादा है, NO2 का ज्यादा है कि OCH3 का? NO2 का ज्यादा है। तो अगर C और D में कंपेयर करो तो आपका D ज्यादा बढ़ाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। दो के पेयर लेके कंपेयर करेंगे। C और D में अगर कंपेयर करो तो C और D में, क्योंकि NO2 का -I इफेक्ट ज्यादा है तो ये ज्यादा बढ़ा देगा एसिडिक स्ट्रेंथ को, तो D की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, C की कम होनी चाहिए। क्लियर है? अब M इफेक्ट की बात कर लेते हैं। M इफेक्ट किस में स्ट्रक्चर में? एक तो B में है और दूसरा किस में है? E में है। B में है -M जो बढ़ाएगा और E में है +M जो कम करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट दोनों में ही है, इंडक्टिव इफेक्ट दोनों में ही है। तो ये बढ़ाएगा और ये क्या करेगा? कम करेगा। तो ये बढ़ा रहा है तो यानी B की ज्यादा होनी चाहिए, E की क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। E का क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है? अब A से देखते हैं। A को देखो अगर ध्यान से, तो A पे केवल OH है, ना तो कोई बढ़ाने वाला ग्रुप है और ना ही कोई कम करने वाला ग्रुप है। तो आप इस तरीके से सोचिए कि रिंग पे अगर बढ़ाने वाला कोई ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, है ना, तो आपका वो स्टेबिलिटी को कम कर देगा, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कोई खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। यानी कि जहां पे खींचने वाला ग्रुप है वो तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी तो ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, और जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कम होगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? केवल एक ही केस है ये, बाकी सब माइनस है। तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो A से क्या होगी? कम होगी। तो देखो अपना क्या बन रहा है, E की सबसे कम बन रही है, फिर A आ रहा है, C और D में हमने निकाला कि D की ज्यादा है, C की कम है, D और B में, और फिर हमने D और B में नहीं निकाला था, D और B में कंपेयर करो, D और B में कंपेयर करो,
हाँ, बी की ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इसमें एम इफेक्ट भी लग गया, यहाँ केवल माइनस आई लग रहा है ना, तो बी की ज्यादा होनी चाहिए, तो बी की ज्यादा आ गई। इस तरीके से हमने कंपेयर करके ऑर्डर बना, और इसी का जस्ट अपोजिट क्या बन गया अपना, पी के। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए। नीचे के वैल्यू लिखी, ऊपर पी के। कर लेंगे, एक और सुंदर सवाल करेंगे। क्या हो गया, तो 1 सेकेंड का तो सवाल है। अब कौन सा, अभी वो पढ़ाना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो तो हो नहीं पाएगा, तो एक छोटा सा सवाल करेंगे फिर छोड़ देंगे आपको जल्दी से। बहुत ही सुंदर सवाल है, बेसिक सवाल पूछा इन्होंने 2024 में, अच्छे सवाल पूछे इन्होंने। कि किसकी आवाज, कार्तिक तुम्हारी आवाज लगातार आ रही है, मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। लास्ट ईयर अपने बैच में एक लड़का था, वो कुछ भी हो तो बोलता था मैं नहीं सहता, मैं तो नहीं सहता, है ना, तो मैं टॉलरेट नहीं करूंगी ये जो बात कर रहे हैं। पढ़ने में अच्छा था बच्चा, लेकिन बोलता बहुत बोलता था। इतने सारे स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, आपको इन स्ट्रक्चर्स में उन स्ट्रक्चर को ढूंढना है जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा, मीसोमेरिक इफेक्ट भी होगा और हाइपर कंजुगेशन भी होगा। तीनों इफेक्ट किस किस में है, तो देखना ही तो है कहां पे क्या लग रहा है। कंडीशन तो आपको सिखाई नहीं है क्या, इसमें भी बेंजीन रिंग है। इतने अच्छे बच्चे हो आप लोग, ऐसे करोगे? अनुज, पहला स्ट्रक्चर क्या कहता है, क्या सोचते हो आप उस स्ट्रक्चर के बारे में, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? वो स्ट्रक्चर्स बताने हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बताने हैं जिसमें कि तीनों इफेक्ट हो। कितने स्ट्रक्चर दिए मैंने बनाए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए, 8 है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे ओ लगा दो, डबल बॉन्ड हो। कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं, इन्होंने पूछा था कितने ऐसे स्ट्रक्चर हैं, मैं पूछ रही हूँ कौन कौन से हैं, पहचान के बताइए। पहचानेंगे तभी तो कितने बताएंगे, जिसमें आई इफेक्ट भी है, जिसमें एच इफेक्ट भी है, जिसमें मीसोमेरिक इफेक्ट भी है। प्लस माइनस से मतलब नहीं है, तीनों होने चाहिए। चलो भैया जल्दी से बता दीजिए, क्लास खत्म करें, 12th की भी क्लास है मेरी। हाँ जल्दी बताओ, देखते हैं कौन। स्ट्रक्चर नंबर 4 को बाहर कर दीजिए, पाई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, मीसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। स्ट्रक्चर नंबर 4 को पहले ही बाहर कर दीजिए।
4 को बाहर कर देना, मीसोमेरिक एब्सेंट होगा इसमें, तीनों चाहिए ना, एक एक को कट करो। चलो स्ट्रक्चर नंबर 5 के बारे में क्या सोचते हो? 7 भी नहीं होगा, ग्रुप कहां पे अटैच है? मेटा पे लगा हुआ है, तो मीसोमेरिक तो एब्सेंट होगा इसमें भी, मीसो एब्सेंट। 6th को देखो, 6 में NO2 ग्रुप लगा हुआ है सिग्मा बॉन्ड से, तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा और रेजोनेंस होगा। देखो क्या है रेजोनेंस, पाई सिग्मा 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 सिग्मा, कुछ नहीं, यहाँ पे पाई सिग्मा फिर कुछ नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, तो रेजोनेंस नहीं होगा यहाँ पे, तो एम इफेक्ट नहीं है। चलिए 3 स्ट्रक्चर तो उड़ा दिए अपन ने। क्या कहाँ भैया, पैरा कहाँ दिख रहा है भाई? ये पहली पोजीशन, ये दूसरी, ये तीसरी, 1 3 पोजीशन इज मेटा। यहां से ना गिनो, जहां ग्रुप लगा है वहां से। 8th वाले में भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा 8th वाले में? मीसोमेरिक क्यों नहीं होगा बहन? एट्थ स्ट्रक्चर देखिए, 8th स्ट्रक्चर क्या है? ये था क्या, पाई सिग्मा पाई, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। sp3 कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, हाइपर कंजुगेशन भी होगा, M भी होगा, ठीक है। CH3, ये जो कार्बन की चेन लगी इंडक्टिव इफेक्ट भी करेगी। चलिए आगे बोलिए, ये तो होगा, इसमें तीनों है। 8th में तीनों है, 2nd को चेक करो, इसमें रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पाई, क्यों आई नहीं है? आई नहीं दिख रहा है। हाइपर कंजुगेशन, sp3 कार्बन नहीं दिख रहा है कोई डबल बॉन्ड के बगल में? कितनों को बाहर कर दिया अपन ने? 1 2 3 को बाहर किया ना, 6 को किया, 7 को किया, और बेंजीन रिंग पे, बेंजीन रिंग पे बोलो, हाइपर कॉन्जुगेशन किस खुशी में होगा? यहाँ पे नहीं होगा, सारे sp2 हैं, एक एक इफेक्ट देख लो ना तो आंसर अपना निकलेगा ना। अब हमने 3rd को बाहर कर दिया, 4th को बाहर कर दिया, 6th को बाहर कर दिया, और किसको बाहर किया? 7 को बाहर कर दिया, है ना। आंसर शायद इसका 4 ही है, 8 थे ना।
तो बाकी को चेक करना, बाकी में सब में होगा, सब में है, बोल तो दिया। तीनों है ना। ये सिग्मा बॉन्ड की चेन हो गई, ये अल्फा हाइड्रोजन भी हो गया, हाइपर कंजुगेशन भी होगा, मीसोमेरिक इफेक्ट दिख ही रहा है ना। हाँ, इंडक्टिव, ये CH3 ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट नहीं करेगा चेन पे। फिफ्थ, NO2 का इंडक्टिव भी होगा, NO2 का -M भी होगा, ऑर्थो पोजीशन पे दूसरा ग्रुप लगा हुआ है और हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, इस पे एक हाइड्रोजन भी होगा, CH बनेगा ना, तो एक हाइड्रोजन भी होगा, तो हाइपर कंजुगेशन में मीसोमेरिक भी इंडक्टिव। ठीक है, तो बाकी 4 में है, आंसर 4 है। आंसर इसका क्या है? सारे स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कहां से इंडक्टिव हो रहा है, कहां से M हो रहा है, कहां से हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, और सारे स्ट्रक्चर को क्लियरिफाई करके अपनी अगली क्लास में लिख के आएंगे। तो मैं जरा देखूं आपको आ भी रहा है कि नहीं। सारे स्ट्रक्चर्स में, स्ट्रक्चर्स के सामने लिख के आएंगे, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है तो किस पॉइंट पे हो रहा है, M इफेक्ट हो रहा है तो किस पॉइंट पे हो रहा है। हाँ, सारे स्ट्रक्चर एक एक बार बनाएंगे। चलिए, आज की क्लास आपकी होती है ऑफ